हेलो फ्रेंड्स। हम अपने आज के वीडियो में सामाजिक अध्ययन का पेपर सॉल्व करेंगे जो 2019 में आया हुआ है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आएंगे आपके विकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न है कि खुदाई द्वारा ऐतिहासिक तथ्यों का पता लगाने वाले व्यक्तियों को कहते हैं वैज्ञानिक, इतिहासकार, पुरातत्वविद या भूवैज्ञानिक। तो याद रखिए, जो खुदाई द्वारा ऐतिहासिक तथ्यों का पता लगाते हैं ऐसे व्यक्तियों को हम पुरातत्वविद कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? पुरातत्वविद। तो तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मतलब जिसने भी हड़प्पा की खोज की, ठीक है, या मोहनजोदड़ो की खोज की, उसमें जो ज़मीन के अंदर से चीज़ें मिली उनके माध्यम से जो ऐतिहासिक तथ्यों की खोज की है, तो ऐसे व्यक्ति कहलाते हैं आपके पुरातत्वविद। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वेदों की संख्या कितनी है, 1, 2, 3 या 4। तो मैंने कई बार बताया कि वेदों की संख्या 4 है आपकी। पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और लास्ट है आपका अथर्ववेद। अगर पूछा जाए वेदांगों की संख्या कितनी है, तो याद रखिए वेद की संख्या 4 है, वेदांगों की संख्या है आपकी 6, और उपनिषद की संख्या पूछ ले तो 108 है। ठीक है, उपनिषद कितने हैं तो 108 हैं, पुराण कितने हैं तो 18 हैं, वेदांग कितने हैं तो 6 हैं, और वेद कितने हैं तो सिर्फ 4 हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाए कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है आपका। ठीक है, किस में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। पूछा जाए कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो आपका ऋग्वेद है। ठीक है, क्योंकि ये ऋग वैदिक काल में लिखा गया है, जबकि और जो तीनों वेद हैं वो आपके उत्तर वैदिक काल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास हुआ था। ठीक है, मतलब मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी इसका जन्म कहाँ पर हुआ था? नील नदी के किनारे, सिंधु नदी की घाटी के किनारे, दजला फरात नदी घाटी के किनारे, या आंगतिसी क्यांग नदी घाटी के किनारे। तो याद रखिएगा, जो मिस्र की सभ्यता है आपकी वो नील नदी घाटी के किनारे विकसित हुई थी। जो मिस्र की सभ्यता है वो कहाँ विकसित हुई? तो नील नदी की जो घाटी है उसके किनारे विकसित हुई थी। सिंधु नदी की घाटी के किनारे कौन सी सभ्यता विकसित हुई? तो हड़प्पा सभ्यता जो है आपकी वो सिंधु नदी की घाटी के किनारे विकसित हुई थी। दजला फरात नदी की घाटी के किनारे कौन सी सभ्यता विकसित हुई? तो आपकी मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो दजला फरात नदी के किनारे विकसित हुई। मतलब मेसोपोटामिया से मतलब है जो आज के समय में जो इराक है आपका, वो पहले के समय में मेसोपोटामिया कहा जाता था। ठीक है, तो वही है मेसोपोटामिया की सभ्यता, और वो किसके किनारे विकसित हुई? तो दजला फरात नदी के किनारे। और लास्ट आपका ऑप्शन था यांगतिसी क्यांग नदी घाटी के किनारे। तो चीन की जो सभ्यता है वो आपकी पीली घाटी सभ्यता कह सकते हैं। ठीक है, ये यांगतिसी क्यांग नदी के किनारे जो सभ्यता विकसित हुई वो चीन की सभ्यता है। ठीक है, तो चारों ऑप्शन मैंने आपके क्लियर कर दिए। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता का जो विकास हुआ वो दजला फरात नदी घाटी के किनारे हुआ है। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल कालीबंगा स्थित है गुजरात में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में या बंगाल में? तो याद रखिएगा, जो कालीबंगा स्थान है वो प्रेजेंट टाइम में राजस्थान में स्थित है। ठीक है, तो जो दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जो प्रेजेंट टाइम में राजस्थान है, हड़प्पा के समय में उसे कालीबंगा कहा जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कई चीज़ें मिली। जुते हुए खेत के जो साइन थे वो भी आपके यहीं पे मिले थे कालीबंगा में, और जो मंडप वगैरह होते थे यज्ञ कुंड तरीके के, तो वो भी चीज़ें आपकी कालीबंगा में ही मिली हैं। और अगर लोथल के बारे में पूछा जाए कि लोथल कहाँ पे स्थित है, तो वो आपका गुजरात में स्थित है। ठीक है, लोथल है और धौलावीरा है, ये दोनों ही स्थान आपके गुजरात में स्थित हैं। ठीक है, अगर आलमगीरपुर पूछ लिया जाए कि आलमगीरपुर कहाँ पर स्थित है, तो वो आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है, मेरठ में। जो प्रेजेंट टाइम में जो मेरठ है उसे हम उस स्थान पर आलमगीरपुर जो हड़प्पा का स्थल था वो मिला था। ठीक है, राजस्थान में मिला है आपका कालीबंगा, गुजरात में मिला है आपका लोथल और धौलावीरा, और बंगाल में कोई नहीं मिला। ठीक है, वहाँ तक नहीं पहुँची है सभ्यता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मुद्रण कला के आविष्कारक थे यूनानी, रोमन, ईरानी या चीनी। पूछा गया है कि जो टाइपिंग वाली स्किल है वो सबसे पहले कहाँ उसका आविष्कार हुआ था, मुद्रण कला का जो आविष्कार हुआ वो कहाँ पे हुआ? तो इसका आविष्कार किया था चीनियों ने। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जो चीन था, चीन में सबसे पहले मुद्रण कला का आविष्कार हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैन धर्म के संस्थापक थे, तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ या अरिस्टिनेमी? तो याद रखिए, जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो थे ऋषभदेव। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। देखिए, जो जैन धर्म था इसमें 24 तीर्थकर हुए हैं। जो पहले तीर्थकर थे वो थे आपके ऋषभदेव, इसीलिए इन्हें जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। जबकि जो आपके महावीर स्वामी हैं ये लास्ट तीर्थकर थे। ठीक है, 24वें जो तीर्थकर थे वो महावीर स्वामी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द्वितीय बौद्ध संगति या सभा का आयोजन हुआ था। ठीक है, आपको पता कि जितनी भी बौद्ध संगतियाँ हैं टोटल 4 हुई थी। ठीक है, जिसमें एक हुई थी अशोक के शासनकाल में, एक अजात शत्रु के शासनकाल में, एक कालाशोक के शासनकाल में, और एक थी आपकी कनिष्क के शासनकाल में। तो इसमें द्वितीय पूछी गई है। तो याद रखिए, जो पहली बौद्ध संगति थी
वो ही थी आपकी अजातशत्रु के शासनकाल में। जो दूसरी बौद्ध संगति थी वो ही थी आपकी कालाशोक के शासनकाल में। और जो थर्ड थी वो हुई थी अशोक के शासनकाल में। सबसे ज़्यादा यही पूछी जाती है अशोक के शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगति हुई, तो तीसरी जो बौद्ध संगति थी वो हुई थी अशोक के शासनकाल में। और जो लास्ट बौद्ध संगति थी वो हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है, लेकिन इसमें दूसरी पूछी गई तो याद रखिएगा, दूसरी हुई थी आपकी कालाशोक के शासनकाल में। ठीक है, इनका टाइम पीरियड भी आप याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है एग्जाम्स में। ठीक है, जो पहली हुई थी वो हुई थी आपकी अजातशत्रु के शासनकाल में 483 ईस्वी पूर्व में। कब हुई, तो 483 ईस्वी पूर्व में। जो दूसरी बौद्ध संगति हुई कालाशोक के शासनकाल में वो ठीक 100 वर्ष बाद हुई, मतलब 383 ईस्वी पूर्व में। कब हुई, 383 ईस्वी पूर्व में। फिर जो अशोक के शासनकाल में हुई वो कब हुई थी, तो वो हुई थी आपकी 255 ईस्वी पूर्व में। कब हुई, 255 ईस्वी पूर्व में। और जो कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगति हुई वो हुई थी आपकी मतलब एक ईस्वी के 100 वर्ष बाद। ठीक है, जब एक ईस्वी आ जाती ना उसके 100 वर्ष बाद हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है, तो इनका टाइम पीरियड भी याद रखिएगा और कहाँ पे हुई वो भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था 321 ईस्वी पूर्व में, 322 ईस्वी पूर्व में, 324 ईस्वी पूर्व में या 326 ईस्वी पूर्व में। तो याद रखिए सिकंदर ने जो भारत पर आक्रमण किया था वो किया था 326 ईस्वी पूर्व में। आपको पता है ईस्वी पूर्व का जो समय होता है वो उल्टा चलता है। ठीक है, मतलब एक ऐसे मान लीजिए एक जीरो है, ठीक है, और उसके इधर नेगेटिव में चल रही है संख्याएं, एक साइड चल रही है पॉजिटिव में। तो जो नेगेटिव में क्या होता है कि जो बड़ी होती है वो छोटी हो जाती है। जैसे -2 है तो -1 से बड़ी होती है ना, सॉरी -2 है जो -1 से छोटी होती है ना, तो वहाँ पे समय उल्टा चल रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, पहले 326 ईस्वी पूर्व चलेगा, फिर 325 आएगा, फिर 324 आएगा, ऐसे चल रहा है समय। तो याद रखिए जो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था वो किया था 326 ईस्वी पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूर्य के सबसे निकट ग्रह है पृथ्वी, मंगल, बुध या शुक्र। तो ये तो आप सभी को अच्छे से पता होगा कि सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह स्थित है। ठीक है, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह स्थित है, तो बुध सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के बहुत निकट है। और पूछा जाए कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो सबसे गर्म है आपका शुक्र। क्यों गर्म है, तो एक तो यहाँ पे कुछ ऐसे बादल पाए जाते हैं जो क्या करते हैं सूर्य की ऊष्मा को खींच लेते हैं पर उन्हें वापस नहीं जाने देते, इसलिए भी शुक्र काफ़ी गर्म है। और पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है, तो शुक्र को कहा जाता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। लाल ग्रह किसे कहते हैं, तो मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। याद रखिए सही नहीं पूछा है। ठीक है, पहला है कि दिशा, दूरी और प्रतीक मानचित्र के घटक हैं। बिल्कुल सही बात है, मैंने आपको पढ़ाया भी है कि मानचित्र के 3 घटक होते हैं। कौन कौन से, तो दिशा, दूरी और प्रतीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट पॉइंट है कि मानचित्र का नीचे का सिरा उत्तर दिशा में होता है। तो मैंने आपको मानचित्र पढ़ाया है, आपको पता कि जो नीचे का सिरा होता है वो हमेशा दक्षिण होता है, ऊपर का जो सिरा होता है वो हमेशा उत्तर को दिखाता है। तो ये पॉइंट बिल्कुल गलत है। अब एक पॉइंट आपको गलत मिल गया तो आप समझ जाएंगे कि बाकी की जो तीनों है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट भी देख लेते हैं कि दिक्सूचक यंत्र की चुंबकीय सुई सदैव उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरती है। तो आपने कंपास देखा है, उसकी जो चुंबकीय सुई होती है वो हमेशा उत्तर और दक्षिण दिखाती है। ठीक है, बिल्कुल। फिर है कि सड़कें, रेल, कस्बों आदि के सही स्वरूप को मानचित्र द्वारा दर्शाया जा सकता है। तो ये भी बिल्कुल पॉइंट सही है। तो आपका दूसरा पॉइंट बिल्कुल गलत हो जाएगा। हमेशा ऊपर का हिस्सा जो होता है मानचित्र का वो उत्तर दिशा दर्शाता है और नीचे का हिस्सा आपका दक्षिण दिशा दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नीला ग्रह कहते हैं। तो नीला ग्रह किस ग्रह को कहते हैं, सूर्य को। सूर्य को तो बिल्कुल नहीं कहते हैं। पृथ्वी को, तो पृथ्वी को कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी को ही नीला ग्रह कहते हैं। ठीक है, चंद्रमा को या शुक्र को। तो याद रखिएगा जो पृथ्वी है इसे हम लोग नीला ग्रह भी कहते हैं, ब्लू प्लैनेट के नाम से इसे जानते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि आर्यभट्ट थे खगोल शास्त्री, इतिहासकार, नाटककार या पुरातत्वविद। तो जो आर्यभट्ट थे आपके, इन्होंने जीरो की खोज की थी, आपको अच्छे से पता होना। तो ये थे आपके खगोल शास्त्री। तो आर्यभट्ट कौन थे, तो एक खगोल शास्त्री थे आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक हैं एडम स्मिथ, कीन्स, मार्शल या अमर्त्य सेन। तो मैंने आपको अर्थशास्त्र में पढ़ाया है, काफ़ी बार पढ़ा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि जो आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक है वो हैं आपके एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को ही फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, तो एडम स्मिथ हैं। इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, क्या नाम है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, इनकी बुक का नाम है, हो सकता है आपको शॉर्ट में लिख के आ जाए, वेल्थ ऑफ नेशन किसकी पुस्तक है, तो एडम स्मिथ की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नगर निगम के सदस्यों का कार्यकाल होता है 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या 5 वर्ष। तो याद रखिएगा नगर निगम के जो सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल होता है आपका 5 वर्ष का। जब इनकी पहली मीटिंग होती है उससे समय जोड़ा जाता है और 5 वर्ष होने पर
इनका समय कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो इनका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का है। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। याद रखिएगा, अगर लोकसभा का पूछा जाए, जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्ष होता है। ठीक है, लोकसभा का। अगर राज्यसभा का पूछा जाए तो वहाँ के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। ऐसे ही राज्यों में क्या होता है, विधानसभा और विधान परिषद होती है। तो विधानसभा के जितने भी सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल होता है आपका 5 वर्ष का, और जो विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। ठीक है, विधान परिषद और राज्यसभा एक जैसे होते हैं दोनों। ठीक है, वो सेंटर में है, ये राज्य में है। और विधानसभा और लोकसभा ये एक जैसे होते हैं। ठीक है, इनका 5-5 वर्ष रहता है। तो इतने 1 नंबर वाले जितने भी क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए आपके विकल्प वाले। अब आएंगे आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है आपका कि महर्षि वेद व्यास ने किस महाकाव्य की रचना की थी। तो बताइए, जो महर्षि वेद व्यास थे इन्होंने किस महाकाव्य की रचना की थी। तो इन्होंने की थी जय संहिता की, जिसे हम लोग महाभारत के नाम से जानते हैं। तो महर्षि जो वेद व्यास थे इन्होंने महाभारत महाकाव्य की रचना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुशीनगर कहाँ है और यह क्यों प्रसिद्ध है। देखिए, जो कुशीनगर है वो भारत में उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में स्थित है, और एक प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ पर जो गौतम बुद्ध थे उनकी मृत्यु हुई थी और इनका अंतिम संस्कार भी यहीं पर हुआ था। और एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि बौद्ध धर्म में जो बुद्ध लोग होते हैं उनके शरीर को छोड़ने को क्या कहा जाता है, तो परिनिर्वाण कहलाता है। तो बौद्ध जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने अपना शरीर को छोड़ा था, ठीक है, परित्याग किया था, तो वो प्रथा जो थी वो कहलाई थी परिनिर्वाण। याद रखिए, 1 नंबर में पूछ सकता है आपसे। और यह सुंदर नगर बौद्ध मंदिरों और स्तूप के लिए जाना जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि कुशीनगर इतना फेमस क्यों है। उस समय इसे कुशीनारा भी कहते थे। ठीक है, अब इसका नाम कुशीनगर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख देवी देवता के नाम क्या है। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता के जो प्रमुख देवता थे वो थे पशुपति, और जबकि जो देवी थी वो थी मातृ देवी, जिन्हें हम लोग उर्वरा की देवी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उर्वरा की देवी कह सकते हैं या मातृ देवी कह सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग प्राकृतिक शक्ति जैसे सूर्य, अग्नि, जल आदि की भी पूजा करते थे। मतलब जो प्राकृतिक चीज़ें थी उनकी पूजा करते थे। जबकि प्रमुख देवता की बात की जाए तो पशुपति थे, जो शिवजी आज के जो टाइम है इसमें शिवजी और उसमें पशुपति, ठीक है, सेम लगते थे ये। और देवी की बात की जाए तो मातृ देवी या उर्वरा की देवी। ठीक है, और जितनी भी प्राकृतिक शक्ति थी उनकी पूजा करते थे, जैसे सूर्य है, अग्नि है, जल है, इनकी पूजा करते थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में अंतर बताइए। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में अंतर पूछा है। तो देखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वह मूल रूप से शहरी सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी, तो शहरी सभ्यता थी। अब आप खुद सोचिए, जो पहले की सभ्यता थी, मतलब सिंधु घाटी पुरानी है ना, तो पहले के टाइम में शहरी सभ्यता थी, लेकिन जो वैदिक सभ्यता थी ये ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता मूल रूप से शहरी सभ्यता थी। इसमें लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वो व्यापार था और वाणिज्य था। ठीक है, तो मुख्य व्यवसाय क्या है, व्यापार और वाणिज्य। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है, इन लोगों ने कांस्य की खोज की थी, तो ये जो सभ्यता थी कांस्य युगीन थी। इन्होंने लोहे की खोज नहीं कर पाई थी उस समय। ठीक है, दूसरी ओर अगर वैदिक सभ्यता की बात की जाए तो ये मूलतः ग्रामीण थी। ठीक है, ग्रामीण सभ्यता थी। इसमें लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वो कृषि था। ठीक है, और इन्हीं लोगों ने लोहे की खोज की थी। तो ये 3 अंतर काफ़ी है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो इतना लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत में कितने महाजनपद थे। ठीक है, तो 6ठी शताब्दी में पूछें कि भारत में कितने महाजनपद थे। तो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में उत्तर भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ था। ठीक है, तो ये कब की बात है, तो ये जब उनका जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का। ठीक है, उससे पहले की बात है। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में उत्तर भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। ऋग्वैदिक काल के जन थे ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में जनपदों में परिवर्तित हो गए थे। ठीक है, जो ऋग्वैदिक काल में जन थे छोटे छोटे से, वो उत्तर वैदिक काल में जनपद में परिवर्तित हो गए थे। और यही जनपद जब बुद्ध काल में आए तो ये महाजनपदों में बदल गए थे। ठीक है, यही जनपद क्या हुए थे, थोड़े और बड़े होकर, जैसे जनसंख्या बढ़ी तो ये महाजनपदों में बदल गए बुद्ध काल में। और इनका उल्लेख कहाँ पे मिलता है, तो इनका उल्लेख मिलता है बौद्ध ग्रंथ अग्मुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में। इन 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। हो सकता है आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि इस 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ मिलता है, कौन से बौद्ध ग्रंथ में मिलता है या कौन से जैन ग्रंथ में मिलता है। तो बौद्ध ग्रंथ था अग्मुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ था आपका भगवती सूत्र। देखिए, 1 नंबर के लिए इतना काफ़ी था। अब मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख दिए, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से काफ़ी। देखिए, पहला तो ये याद रखिएगा कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में बज्जी एक महाजनपद था, जो पहले राजतंत्र था लेकिन बाद में ये गणतंत्र में स्थापित हो गया था। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछ सकता है आपसे कि कौन सा ऐसा महाजनपद था जो पहले राजतंत्र में था लेकिन बाद में ये गणतंत्र वहाँ पे स्थापित हो गया था। तो बज्जी है आपका। ठीक है, बज्जी महाजनपद। सेकंड क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा महाजनपद था जो दक्षिण भारत में स्थित था, एकमात्र था। ठीक है, 16 में से सिर्फ एक था महाजनपद जो दक्षिण में स्थित था, वो था आपका असमक। और तीसरा याद रखिए कि सबसे शक्तिशाली कौन सा था, तो आपका मगध सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था। ठीक है, सारे जनपदों में। तो इतने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इन्हें याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो जैन धर्म के प्रवर्तक थे आपके महावीर स्वामी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उल्का पिंड से आप क्या समझते हैं? उल्का पिंड के बारे में पूछा गया है। तो देखिए, आकाश में आपने रात के समय देखा होगा काफ़ी टूटते हुए तारे आपको दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। आप उन्हें टूटते हुए तारे कहते हैं, कहीं कहीं जगह उसे लूका भी कहा जाता है। तो जो तारे होते हैं वो वही उल्का कहलाते हैं, और जब वो उल्का वायुमंडल में आते हैं, प्रवेश करते हैं, तो वो जल जाते हैं, इसलिए वो जलते हुए दिखाई देते हैं आपको, चमकते हुए। और वो क्या होते हैं, कुछ कुछ हिस्से उनके क्या करते हैं, पृथ्वी पर गिर जाते हैं। तो जब वो पृथ्वी पर गिरते हैं तो उन्हीं को उल्का पिंड कहा जाता है। देखते हैं, आकाश में कभी कभी एक ओर से दूसरी ओर अत्यंत वेग से जाते हुए अथवा पृथ्वी पर गिरते हुए जो पिंड दिखाई देते हैं उन्हें उल्का, और साधारण बोलचाल में टूटते हुए तारे अथवा लूका कहते हैं। उल्काओं का जो अंश वायुमंडल में जलने से बचकर पृथ्वी तक पहुंचता है उसे उल्का पिंड कहते हैं, ठीक है। तो आकाश में जो टूटते हुए तारे आपको दिखाई पड़ते हैं वो उल्का होते हैं, लेकिन जब वो जलकर जमीन पर गिरते हैं उनका कुछ हिस्सा तो जल जाता है, लेकिन अगर कुछ हिस्सा जमीन पर गिरता है तो वो उल्का पिंड कहलाते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि उल्का पिंड किसे कहते हैं। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा, मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में, दो ग्रह हैं, इनके बीच में सबसे ज़्यादा क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी को हरित ग्रह यानी कि ग्रीन प्लैनेट क्यों कहते हैं? तो इस क्वेश्चन को तो आप बनाकर लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ अधिक मात्रा में पेड़ पौधे पाए जाते हैं, इसलिए इसे ग्रीन प्लैनेट करते हैं। पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। क्यों संभव है? क्योंकि ऑक्सीजन सही मात्रा में यहाँ पे पाई जाती है और वो हमें पेड़ पौधों से मिलती है। और जब हम आकाश से देखते हैं या अंतरिक्ष से देखते हैं तो अमेजन के जो घने जंगल हैं वो हमें हरे दिखाई देते हैं, इसलिए भी इसे ग्रीन प्लैनेट कहते हैं, ठीक है। तो बना बना के लिख दें। सबसे छोटे महाद्वीप का नाम लिखिए। तो देखिए, सबसे छोटा महाद्वीप है आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो सीधे सीधे आपको नाम लिख देना कि सबसे छोटे महाद्वीप का नाम है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के किस भाग में सूर्य तप अधिकतम मात्रा में प्राप्त होता है? सूर्य तप से मतलब है सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पड़ती है, सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पे पड़ती हैं, ये पूछा गया है। तो देखिए, सबसे अधिक सूर्य तप विषुवतीय क्षेत्र प्राप्त करता है। तो जो विषुवत रेखा जहाँ से गुजरती है उस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सूर्य तप प्राप्त होता है। और सबसे कम कहाँ पे प्राप्त होता है? तो ध्रुवीय क्षेत्र में। आपको पता है कि सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पड़ेगी? तो विषुवत क्षेत्र में पड़ती है। और सबसे कम गर्मी कहाँ पड़ती है? तो ध्रुवों पर, क्योंकि वहाँ पर हमेशा बर्फ़ जमी रहती है। वहाँ पर ज़्यादा अगर गर्मी पड़ेगी तो बर्फ़ वहाँ पर जमी नहीं सकती, ठीक है, वो पिघल जाएगी। ऐसा वितरण इसलिए है कि विषुवतीय क्षेत्र में सूर्य की किरणों का आपतन कोण अधिकतम होता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो कोण होता है सूर्य की किरणों का आपतन कोण जो होता है वो विषुवतीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे सीधी किरणें पड़ती हैं और सबसे ज़्यादा सूर्य तप यहीं पे पाया जाता है। और ध्रुवों की ओर यह कोण कम होता जाता है। यही नहीं, दिन की लंबाई भी विषुवतीय क्षेत्र से ध्रुवीय क्षेत्र की ओर कम होती जाती है, ठीक है। तो दिन भी सबसे ज़्यादा कहाँ पे लंबा होता है? तो विषुवतीय क्षेत्र में होता है, और ध्रुवों पे सबसे छोटा दिन पाया जाता है। तो याद रखिए, सबसे ज़्यादा सूर्य तप कहाँ प्राप्त होता है? तो विषुवत रेखा जहाँ पर है उस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सूर्य तप प्राप्त होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पंचायत व्यवस्था कितने स्तरों पर कार्य करती है, ठीक है। तो पंचायत व्यवस्था के बारे में पूछा है कि कितने स्तर पर ये कार्य करती है। तो ये 3 स्तर पर काम करती है, ठीक है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के नाम से जानते हैं। इसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत कार्य करती है, पंचायत समिति जो है आपकी वो ब्लॉक स्तर पर कार्य करती है, जो कस्बे वगैरह होते हैं, और जिला स्तर पर कौन सी कार्य करती है? तो जिला परिषद, ठीक है। तो 3 शामिल हैं इसमें। और इसका सुझाव किसने दिया? तो याद रखना, इसका सुझाव दिया था आपका बलवंत राय मेहता समिति ने, ठीक है। तो याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि नासा की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो नासा की जो फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो क्या फुल फॉर्म है इसकी? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, याद रखिएगा। हिंदी में इस संस्था को राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन के नाम से जाना जाता है। यह विश्व की सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसी है, ठीक है। तो ये विश्व की सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसी है, और ये कहाँ की है? तो ये अमेरिका की है आपकी, ठीक है। नासा फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अगर इंडिया की पूछे कि कौन सी स्पेस एजेंसी है, तो इंडिया की इसरो है, ठीक है। उसकी भी फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। उसकी फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या फुल फॉर्म है? इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वशासन से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो स्वशासन मतलब क्या होता है? स्वयं का शासन, मतलब स्वयं के ऊपर शासन। तो क्या होता है कि स्वशासन का अर्थ है नागरिकों का अपने ऊपर स्वयं का शासन, अर्थात लोगों की अपनी शासन व्यवस्था। प्राचीन काल में स्थानीय स्वशासन विद्यमान था तथा ग्रामीण शासन प्रबंधन के लिए लोगों के अपने कायदे कानून होते थे। इन नियमों के पालन में प्रत्येक व्यक्ति स्वैच्छिक भूमिका निभाता था। कहने का मतलब लोग क्या करते हैं, अपनी स्वेच्छा से ही कुछ नियम कानून बना लेते हैं ताकि अच्छे से वो शासन कर सकें, अच्छे से अपने जो सिस्टम है जहाँ पे वो रहते हैं उसे अच्छे से चला सकें। इंग्लिश में इसे सेल्फ गवर्नमेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिए इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल्फ गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नगर निगम के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? तो सबसे पहले हम लोग राष्ट्रीय आय जान लेते हैं कि राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं। तो राष्ट्रीय आय का अर्थ है एक देश में एक वर्ष के भीतर उत्पादित की गई वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों के योग से लगाया जाता है,
ठीक है। किसी भी देश की राष्ट्रीय आय उसकी आर्थिक स्थिति का सबसे महत्वपूर्ण सूचक। कहने का मतलब है कि एक वर्ष में किसी भी देश में जितनी भी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित की जाती हैं, ठीक है, कि जितनी भी सेवाएं बनाई जा रही, सेवाएं दी जा रही और जितनी भी वस्तुएं उत्पादित की जा रही, उनका जो मूल होता है, ठीक है, उन सभी को जोड़ा जाता है, उसका जो योग निकलता है उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। और जिस देश की राष्ट्रीय आय सबसे ज़्यादा होती है माना जाता है कि उसकी आर्थिक स्थिति सबसे अच्छी है। ठीक है। अब हम देख लेते हैं नगर निगम के अध्यक्ष। तो नगर निगम का जो अध्यक्ष होता है उसे महापौर कहते हैं, यानी कि मेयर। इंग्लिश में मेयर कहते हैं, हिंदी में महापौर कहते हैं। तो याद रखिए नगर निगम के अध्यक्ष को क्या कहते हैं, तो महापौर या मेयर कहते हैं। अब लघुत्तरी प्रश्न स्टार्ट हो गए हैं। इसमें पहला है कि इतिहास लेखन में सिक्के एवं अभिलेख किस प्रकार सहायक होते हैं, उनके बारे में लिखना है। तो देखिए इतिहास लेखन में सिक्कों एवं अभिलेखों का काफ़ी ज़्यादा महत्व है। सिक्कों से तत्कालीन शासक का नाम, उसका समय, सिक्के की बनावट से उस समय की कला तथा धातु से आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। अभिलेखों से उस समय के राजा का नाम, उसकी कानून नीति, शासनकाल, लिपि, भाषा, साम्राज्य विस्तार, सभ्यता, संस्कृति आदि विषय के बारे में पता चलता है। तो देखिए जब सिक्के चलते हैं, कोई भी शासक सिक्का चलाता है, तो अगर वो सोने का सिक्का है तो आप समझ सकते हैं कि उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। अगर चमड़े का सिक्का चलता है तो आप समझ सकते हैं कि इसकी हालत खस्ता है। जैसे मोहम्मद बिन तुगलक ने चमड़े के सिक्के चलाए थे, जो फ्लॉप हो गए थे, बाजार में सब अपना अपना सिक्का लेके निकल रहे थे। तो ठीक है, इससे पता चलता है उस समय के लोगों का रहन सहन कैसे पता चलता है, तो अभिलेखों से पता चलता है। अभिलेख जो होते हैं पत्थर को गोद कर बनाए जाते थे, ठीक है, उस पर लिखा होता था। अशोक का एक अभिलेख मिला था, रुमनीदेही अभिलेख, जिसमें उसने बताया था कि उसने कर माफ़ कर दिया था। ठीक है, काफ़ी जानकारी मिलती थी अशोक के टाइम की, कि अशोक क्या क्या करता था, कैसा राजा था, उसके क्या नाम थे, ठीक है, उसने कौन कौन से शहर बनाए। उसी में लिखा था कि कलिंग का युद्ध हुआ कि नहीं हुआ। तो सारी जानकारी हमें किससे मिली है, अभिलेखों से मिल रही है, ठीक है, सिक्कों से मिल रही है। तो आप बना बना कर लिख सकते हैं, पॉइंट वाइज लिख दीजिएगा कि क्या क्या अभिलेखों से हमें जानकारी मिलती है, क्या क्या हमें सिक्कों से जानकारी मिलती है। ठीक है, उनका रहन सहन पता चलता है, उनका खान पान पता चलता है, कि वहाँ के लोग की आर्थिक स्थिति कैसी, ये पता चलता है। वो कृषि पर निर्भर थे या पशुपालन पर निर्भर थे, ये पता चलता है, या व्यापार पर निर्भर थे, ये पता चलता है। ठीक है, सत्ता कैसी थी, पितृसत्तात्मक थे या मातृ सत्तात्मक थे, ये चीज़ें पता चलती हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा जानकारी पता चलती हैं। तो इन्हीं पॉइंट्स को आप बना बना कर लिख देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि पुरापाषाण काल व नवपाषाण काल के औजारों में क्या अंतर थे, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, औजारों के बारे में पूछा है, लेकिन इससे पहले आपको लिखना पड़ेगा कि पुरापाषाण काल क्या था, नवपाषाण काल क्या था। तो आप बताएंगे कि इतिहास को 3 भागों में बांटा गया अध्ययन की दृष्टि से। इसमें पहला था आपका पुरापाषाण काल, जिसका समय था आपका 5 लाख BC से लेकर 12,000 BC तक। ठीक है, उसके बाद आया आपका मध्यपाषाण काल, जिसका समय था 12,000 BC से लेकर 10,000 BC तक। उसके बाद आया आपका नवपाषाण काल, जो 10,000 BC से लेकर अभी तक, ठीक है, वो नवपाषाण काल में आ जाता है। तो पुरापाषाण काल के लोग कैसे होते थे, उनके बारे में लिखिए कि इस काल का जो मानव था वो एक जगह स्थायी नहीं रहता था, हमेशा आवास बदलता रहता था, क्योंकि आदि मानव इसी में पाए जाते थे। दूसरा, वह प्रकृतिवादी था, कृषि से परिचित नहीं था, वो पेड़ पौधे पर उसे जो भी मिलता था वो खा लेता था, कंदमूल, ठीक है, जानवरों का मांस, मछलियाँ। फिर है कि इस काल के मानव के जो औजार होते थे वो पत्थर के मोटे और भद्दे होते थे। ठीक है, क्योंकि उसे कुछ पता तो है नहीं कि कैसे मरेंगे जानवर, वो क्या करता, जो भी उसे पत्थर मिल जाता था वैसे ही पत्थर यूज़ कर लेता था वो। हथियारों में कुल्हाड़ी, हष्टकुठार, गंडासा और भाला का प्रयोग होता था। ठीक है, हथियारों में किसका प्रयोग होता था, तो कुल्हाड़ी है, हष्टकुठार है, गंडासा है, भाला, जो भी उसे मिल जाता था, ठीक है, उनका यूज़ कर लेता था। ये सब औजार पत्थर के होते थे, मतलब यहाँ पे जो भाला है वो भी पत्थर का है, ठीक है, गंडासा है वो भी पत्थर का है, कुल्हाड़ी वो भी पत्थर की है। तो बस वही पत्थर से ही ठोक पीट के ये लोग कुछ ना कुछ बना लेते थे। इस काल में मानव का जो उद्यम था वो आखेट था, मतलब शिकार करना। इस काल में जो मानव था वो धार्मिक भावना से परिचित नहीं था, वह केवल 2 चीज़ों से डरता था, पहला ऋतु और दूसरा जंगली जानवर। ठीक है, ऋतुएं बदलती तो उसे लगता पता नहीं क्या हो रहा है, और दूसरा जंगली जानवर, क्योंकि इनके पास रहने का कोई स्थान तो था नहीं, गुफा वगैरह में जो भी मिलता तो वहाँ रहते थे ये। ठीक है, तो धीरे धीरे इनका चिंतन विकसित होने लगा था। तो यही चीज़ें हैं आपकी पुरापाषाण काल की। नवपाषाण काल में क्या होता था कि इस काल में जो मानव का जीवन था ये स्थिर हो गया था। कि फिर आया आपका नवपाषाण काल, इसमें जो मानव का जीवन था वो स्थिर हो गया था, अब वो नदियों के किनारे रहने लगा था। ठीक है, घर वगैरह बना लिए थे उसने। दूसरा था कि जो मांस था उसे पकाकर खाने लगा था। फिर था कि इस काल के जो औजार थे वो कलात्मक थे, सुडौल थे, नुकीले थे, चमकीले होते थे। ठीक है, अब उसे पता चल गया था कि नुकीले से जल्दी मरते हैं जानवर। ठीक है, तो उसने नुकीले करना शुरू कर दिया, चमकीले भी होते थे इस वजह से। ठीक है, औजारों में मूठ का प्रयोग होने लगा था, मतलब कि पहले क्या था कि सीधा सीधा पत्थर के ही पूरे बनाता था, अब क्या उसमें लकड़ी लकड़ी लगा लगा के कैसे भी करके यूज़ करता था उसे। और कुल्हाड़ी, गंडासा के अतिरिक्त भाले, धनुष, बर्छी का भी निर्माण भी सीख गए थे। फिर है कि पशुपालन, शिकार, कृषि एवं मिट्टी के बर्तन बनाना इस युग के प्रमुख व्यवसाय थे। अब वो क्या क्या सीख गए थे, पशुपालन सीख गए थे, शिकार भी उन्हें आ गया था, शिकार तो पहले ही करते थे, कृषि एवं मिट्टी के बर्तन बनाना भी वो सीख गए थे, और यही उनका मुख्य व्यवसाय था।
फिर कहता है कि धार्मिक भावना के प्रत्यक्ष रूप अप्रत्यक्ष रूप से इस काल का मानक परंपरावादी एवं अंधविश्वासी हो गया था। ठीक है, थोड़ा अंधविश्वास इस काल में आ गया था, नवपाषाण काल में। ठीक है, तो यही सब चीज़ें आपको लिखना है आपका कि गीज़ा का जो पिरामिड है वो संसार के आश्चर्यजनक स्मारकों में क्यों गिना जाता है। ठीक है, तो गीज़ा का स्मारक इसलिए पूछा गया क्योंकि मिस्र की सभ्यता आपके चैप्टर में है। ठीक है, आपके सिलेबस में है। तो देखिए, गीज़ा का जो महान पिरामिड है वो मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड है और चौथे राजवंश फिरौन खुफू का मकबरा है। क्या है गीज़ा का पिरामिड? बहुत ज़्यादा बड़ा है ये। ठीक है, मतलब और पिरामिड जितने भी मिले उन सब में सबसे ज़्यादा बड़ा है। और ये किसका मकबरा है? तो चौथे राजवंश फिरौन खुफू का मकबरा है। लगभग 27 वर्षों की अवधि के दौरान 26वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में यह निर्मित प्राचीन विश्व के 7 अजूबों में सबसे पुराना है। मतलब 7 अजूबे जो पहले हम लोग मानते थे उनमें सबसे पुराना यही था और बड़े पैमाने पर बरकरार रहने वाला एकमात्र अजूबा है। मतलब इतना टाइम हो गया है लेकिन फिर भी अभी तक बिल्कुल ठीक है ये। ऊंचाई इसकी 138 मीटर है और उसमें इस्तेमाल कौन कौन सी वस्तुएं हैं? तो चूना पत्थर है, ग्रेनाइट है, बेसॉल्ट है, मसाला वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें यूज़ हुई हैं। तो इसके बारे में आप इतना लिख सकते हैं। और देखो, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि कैसा दिखता है ये गीज़ा का पिरामिड। तो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि ये गीज़ा का पिरामिड है, देख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है ये। ठीक है, और आप इसके बारे में और भी चीज़ें लिख सकते हैं कि पिरामिड जो भी होते हैं वो तिकोने टाइप के होते हैं। ये मोस्टली जो होते हैं वो मकबरे वगैरह होते हैं। इसमें जो बड़े बड़े राजा थे मिस्र के, उन्हें दफनाया जाता था इनमें। ठीक है, ममीज़ वगैरह जो भी मिलती थी वो इसी में मिलती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सिकंदर के आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो सिकंदर ने भारत में आक्रमण किया था, आप सभी को पता है कि सिकंदर की विश्व विजय की महत्वाकांक्षा ने उसे भारत विजय के लिए प्रेरित किया। सिकंदर के इस भारत अभियान ने प्राचीन यूरोप को प्राचीन भारत के संपर्क में आने का अवसर दिया था। ठीक है, मतलब सिकंदर जो था इसने इसकी इच्छा थी कि वो पूरे विश्व को जीते। ठीक है, तो इसी इच्छा की वजह से वो भारत में आया था। तो जब उसने भारत पे आक्रमण किया तो इसमें कई चेंजमेंट आए थे भारत के अंदर। ठीक है, तो उन चेंजमेंट वही प्रभाव कहलाते हैं आपके। तो देखिए क्या क्या प्रभाव पड़े। पहला था कि सिकंदर के इस भारत अभियान का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था भारत और यूनान के बीच विभिन्न देश क्षेत्रों में प्रत्यक्ष संपर्क की स्थापना। मतलब इससे पहले यूरोप से कोई भारत में नहीं आया था। ठीक है, तो लोगों को ये भी नहीं पता था कि यूरोप से भारत आने का रास्ता कौन सा है। तो सिकंदर की वजह से जो ज़मीनी रास्ता था वो भारत और जो यूरोप था उसका मिला। ठीक है, तो सिकंदर के आने से क्या हुआ, तो यूरोप का जो रास्ता था कि कैसे हमें भारत तक पहुंचना है, भारत के बारे में सभी ने सुना था लेकिन अभी तक कोई पहुंचा नहीं था भारत में। ठीक है, कि कौन सा ज़मीनी रास्ता है, तो सिकंदर की वजह से उन्हें ज़मीनी रास्ते के बारे में पता चला। दूसरा था सिकंदर के आक्रमण के परिणाम स्वरूप भारत की छोटी छोटी रियासतें समाप्त हो गई। मतलब जो छोटी छोटी रियासतें थी वो डर की वजह से ही समाप्त हो गई, क्योंकि वो क्या की, जो भी बड़े राज्य थे उनमें मिल गई। ठीक है, तीसरा था सिकंदर के भारत पर आक्रमण से राजनीतिक एकीकरण को प्रोत्साहन मिला, जिससे छोटे राज्य बड़े राज्यों में विलीन हो गए। मतलब डर की वजह से जितने भी छोटे छोटे रास्ते उन्हें लगता था कि सिकंदर उन्हें ख़त्म कर देगा। ठीक है, तो वो बड़े बड़े जितने भी रास्ते उनमें विलीन हो गए। फिर है कि कला के क्षेत्र में गांधार शैली का भारत में विकास यूनानी प्रभाव का ही परिणाम है। ठीक है, जो गांधार शैली विकसित हुई थी वो सिकंदर के आने के बाद ही विकसित हुई है। ठीक है, क्योंकि उस पर पूरा पूरा प्रभाव किसका दिखता है, तो यूनानी प्रभाव दिखता है, क्योंकि जो सिकंदर था वो यूनान का राजा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनानियों की मुद्रण निर्माण कला का प्रभाव भारतीय मुद्रण कला पर दृष्टिगत होता है। ठीक है, उनकी जो मुद्रण निर्माण की जो कला थी, ठीक है, जैसे मुद्रा का जो निर्माण करते थे तो उसकी झलक किस में दिखती है, तो भारत की जो मुद्रा कला थी इसमें भी दिखने लगी थी। और उलूक शैली के जो सिक्के थे वो इसके उदाहरण थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि व्यापार के क्षेत्र में पश्चिम के देशों के साथ जलमार्गों का पता चला, जिसका कालांतर में व्यापार में अनुकूल प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो जलमार्गों की भी खोज हुई थी उस समय, क्योंकि काफ़ी लोग यूरोप से जब यहाँ पे आए थे तो उन्होंने जलमार्गों की खोज की, जिसका यूज़ फिर आप जानते कि बाद में अंग्रेज़ भी वहीं से आए थे। ठीक है, जलमार्ग का पता लगा था उन्हें। ठीक है, पुर्तगाली भी वहीं से आए। तो जो व्यापार था उस पर बहुत ज़्यादा अच्छा प्रभाव पड़ा था। तो ये कुछ पॉइंट थे जो सिकंदर का प्रभाव दिखाते हैं। ठीक है, तो आप 4-5 पॉइंट याद रख सकते हैं इसके। वैसे भी ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल था, आप बनाकर भी लिख सकते हैं कि देखिए कोई भी बड़ा राजा किसी भी देश पर आक्रमण करता है तो क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। छोटी छोटी रियासतें ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, कुछ डर की वजह से क्या करेंगे, बड़ी रियासतों में मिल जाएंगे। ठीक है, राजनीतिक प्रभाव पड़ता है और धार्मिक प्रभाव भी पड़ता है। अगर मुस्लिम राजा है तो धार्मिक प्रभाव भी पड़ेगा। ठीक है, तो कई प्रभाव पड़ते हैं, आप बना बना कर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। त्रिरत्न और अष्टांगिक मार्ग क्या है, यह किससे संबंधित है, लिखिए। तो देखिए जो त्रिरत्न है और अष्टांगिक मार्ग हैं ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, इतना आपको पता होना चाहिए। तो बौद्ध धर्म के से रिलेटेड है, तो सबसे पहले तो गौतम बुद्ध के बारे में हम जान लेते हैं। आप देखिए एक्स्ट्रा चीज़ें मैं अगर आपको बता रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि अगर एग्जाम में इनसे संबंधित कोई चीज़ें पूछ लेता है तो आप इनके बारे में लिख सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आ रहा उससे रिलेटेड, तब भी अगर आपने इन बातों को सुना है तब भी आप इनके बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन कैसे भी बड़ा करना है और कोशिश करनी कि जो भी पूछा जा रहा है उससे संबंधित आपको कुछ ना कुछ तो आना चाहिए। ठीक है, अगर
अगर क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी नहीं आएगा तो आपको दिक्कत होगी। ठीक है, तो गौतम बुद्ध का जीवन परिचय क्या है? गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम था शुद्धोधन और ये शाक्य कुल के शासक थे, जबकि माता का नाम था महामाया देवी। इनके जन्म के 7वें दिन इनकी माता का देहांत हो गया था, अतः इनका जो लालन पालन था वो इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। याद रखिए, इनकी माँ का देहांत हो गया था तो मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह यशोधरा नामक राजकुमारी से हुआ। 28 वर्ष की अवस्था में इन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई और 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया। 35 वर्ष की अवस्था में बिहार के बोधगया नामक स्थान पर पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात इनका प्रथम उपदेश सारनाथ में हुआ, जबकि इनके सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में हुए। ठीक है, सबसे ज़्यादा अगर उपदेश पूछे जाए कहाँ पे दिए थे तो श्रावस्ती में दिए थे। 80 वर्ष की अवस्था में अर्थात 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनारा, जिसे मल्लों की राजधानी कहते हैं, ठीक है, इस जगह पे इनका देहांत हो गया था और इनकी मृत्यु को निर्वाण कहा गया था। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को महापरिनिर्वाण के नाम से भी हम जानते हैं। अब हम देखेंगे बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग। इन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिए थे, इसमें 8 मार्ग थे। पहला था सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। इन्हें याद कैसे करेंगे तो एक ट्रिक से याद कर सकते हैं कि सबसे पहले आपको दृष्टि डालनी है। ठीक है, आपको अपने लक्ष्य के ऊपर दृष्टि डालनी है, उसके बाद आपको संकल्प करना है। ठीक है, जब आप संकल्प कर लेंगे तो बातचीत करेंगे, ठीक है, उस चीज़ के बारे में जानेंगे, तो सम्यक वाक आपका तीसरा आ जाएगा। फिर है सम्यक कर्म। ठीक है, कर्म लिखा हुआ है ये, तो सम्यक कर्म में क्या है कि आप कर्म करेंगे तभी तो आपको लक्ष्य मिलेगा ना, कर्म करेंगे। उसके बाद है सम्यक आजीविका। फिर आप आजीविका के बारे में सोचेंगे, जब आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे आजीविका के बारे में सोचेंगे। फिर आप देखेंगे आप बैठे बैठे मोटे हो रहे हैं, ठीक है, तो आप व्यायाम करेंगे, तो सम्यक व्यायाम, ये ट्रिक है खाली, है ना। तो फिर उसके बाद है सम्यक स्मृति। स्मृति मतलब चीज़ों को याद रखने की कोशिश करेंगे। जब व्यायाम करेंगे तो चीज़ें अपने आप याद रहेंगी। और उसके बाद लास्ट में जब सब कुछ हो जाएगा, आप अच्छे से सब कुछ कर लेंगे तो सम्यक समाधि। ठीक है, लास्ट में समाधि ले लेंगे। ऐसे करके इसकी ट्रिक बनाई है मैंने, आप याद कर लेना। और अगर त्रिरत्नों की बात की जाए तो ये हैं आपके बौद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख अंग हैं ये, और त्रिरत्नों पर बौद्ध धर्म आधारित है। और ये कौन से हैं तो बुद्ध, धम्म और संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, तो मानचित्र क्या होता है? मानचित्र के 2 प्रयोग लिखिए। ठीक है, तो मानचित्र के बारे में जान लेते हैं। जो मानचित्र है वो इंग्लिश भाषा के मैप शब्द का हिंदी रूपांतरण है। मैप भाषा की उत्पत्ति है, जो मैप शब्द है इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के मैप्पा शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है कपड़े का रूमाल या मेजपोश। ठीक है, तो इसकी उत्पत्ति किससे हुई? लैटिन भाषा के शब्द मैप्पा से हुई है, जिसका अर्थ है कपड़े का रूमाल या मेजपोश। मानचित्र 2 शब्दों से मिलकर बना है, मान प्लस चित्र। मान का अर्थ होता है मानक, चित्र का अर्थ होता है रेखा चित्र। इस प्रकार मानचित्र का अर्थ हुआ मानकीकृत चित्र। मानचित्र किसी क्षेत्र की लंबाई, चौड़ाई, उसके आकार, प्रकार तथा उस क्षेत्र से संबंधित अन्य बातों की जानकारी प्रदान करता है। तो आप समझ गए होंगे कि मानचित्र किन किन चीज़ों की जानकारी प्रदान करता है। ठीक है, किसी क्षेत्र की लंबाई क्या है, उसकी चौड़ाई क्या है, उसका आकार कैसा है, इन सभी चीज़ की जानकारी प्राप्त करता है। मानचित्र संपूर्ण पृथ्वी या उसके किसी भाग का समतल कागज पर या धरातल पर एक विशेष अनुपात में लघु चित्रण है। तो मानचित्र क्या है? संपूर्ण पृथ्वी का या उसके किसी भाग का समतल कागज पर या धरातल पर एक विशेष अनुपात में लघु चित्रण है। मानचित्र के 3 घटक होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, दूरी, दिशा और प्रतीक। ठीक है, इसमें घुमा देता है, प्रतीक की जगह कुछ और दे देगा तो आप भटक जाएंगे। याद रखिएगा 3 घटक हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। ठीक है, मानचित्र के उपयोग देख लेते हैं कि क्या प्रयोग है इसके। मानचित्र पूरे विश्व से लेकर छोटे छोटे स्थान की भौगोलिक जानकारी के लिए एक संदर्भ का काम करता है। ठीक है, तो कितना भी बड़ा एरिया हो, कितना भी छोटा एरिया हो, उसके बारे में हम मानचित्र से पता कर सकते हैं। फिर दूसरा कि मानचित्र किसी अज्ञात स्थान के लिए मार्गदर्शक का कार्य करता है। अब आप गूगल मैप खोले होंगे, ठीक है, कभी भी आपका सेंटर किसी दूसरे शहर में पड़ता है तो आप गूगल मैप की हेल्प लेते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जगह के बारे में आपको नहीं पता, लेकिन आप मानचित्र की हेल्प ले रहे हैं। ठीक है, वो भी एक मैप है। तो ये थे मानचित्र के प्रयोग। नेक्स्ट है कि जिले का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है, जिले के प्रशासन में उसकी भूमिका का वर्णन कीजिए। तो देखिए, जिला का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है, तो जिले का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी डीएम होता है। ठीक है, जिसे हम लोग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं, जिसका पूरा नाम है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। डीएम का पद जिला स्तर पर सबसे बड़ा पद होता है, जिसका पूरे जिले के अधिकारियों पर नियंत्रित होता है। ठीक है, जितना भी कंट्रोल होता है डीएम का, पूरे जितने भी जिले में जितने भी अधिकारी होते हैं उनके ऊपर कंट्रोल होता है। डीएम की भूमिका की बात की गई है, तो याद रखिएगा जो मुख्य राजस्व अधिकारी के रूप में डीएम कार्य करता है, और उसका सबसे बड़ा कार्य है भूमि राजस्व का मूल्यांकन एवं संग्रह। ठीक है, तो पहला कार्य आप याद रखिए डीएम का क्या है कि ये मुख्य राजस्व अधिकारी के रूप में कार्य करता है, और इसका सबसे बड़ा कार्य है भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना। सेकंड है कि विभिन्न प्रकार के इन करों के अतिरिक्त, जैसे कि सिंचाई बकाया, आयकर देय, कृषि बकाया, बिक्री कर, अदालत शुल्क, विभिन्न वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क, स्टाम्प कर्तव्यों इत्यादि इनके कार्यालय द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। ठीक है, जितने भी ये कर हैं ये सारे इनके जो कार्यालय होता है उसके द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। फिर क्या है कि जो जिले में औपचारिक कार्य जितने भी होते हैं, ठीक है, आधिकारिक तौर पे जो भी कार्य होते हैं, उनके सरकारी प्रतिनिधि के रूप में ये कार्य करता है।
यह जिले में नगरपालिका निकायों के कामकाज की देखभाल करता है। ठीक है, जो भी नगरपालिका निकाय के हैं जितने भी काम होते हैं उनकी देखभाल यही करता है। ये उचित वस्तुओं की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करता है, मतलब जो ज़्यादा ज़रूरी हैं उनकी नियमित आपूर्ति को सुनिश्चित करता है। वह सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है। तो ये थी डीएम की भूमिका, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सड़क दुर्घटना के बचाव के 5 उपाय लिखिए। तो देखिए आप ये लिख ही देंगे कि पीकर नहीं गाड़ी चलानी है, हेलमेट का यूज़ करना है, जो ग्रीन लाइट्स और रेड लाइट होती है उनका ध्यान रखना है, ठीक है, अपनी साइड पर चलना है। तो ये काफ़ी सारे उपाय हैं, ये सारे आप लिख सकते हैं बनाकर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं, अर्थशास्त्र के महत्व का उल्लेख कीजिए। तो देखिए अर्थशास्त्र वाला मैंने आपको पूरा वीडियो बनाया है, आप उससे देख सकते हैं कि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्क रेखा और मकर रेखा से आप क्या समझते हैं। तो देखिए कर्क रेखा और मकर रेखा अक्षांश रेखाएं हैं जो पश्चिम से पूर्व की तरफ खींची जाती हैं। ठीक है, ये काल्पनिक रेखाएं जो पश्चिम से पूर्व की तरफ खींची जाती हैं। अगर इनकी स्थिति देखें तो दोनों की स्थिति भूमध्य रेखा से एक समान है, ठीक है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है। एक उत्तर साइड में है विषुवत रेखा के और एक कहाँ है, एक दक्षिण में है। ठीक है, विषुवत रेखा किसे कहते हैं, जो बीच को पृथ्वी को बीच से काटती है। ठीक है, ऐसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को बीच से काटती है वो विषुवत रेखा कहलाती है या भूमध्य रेखा कहलाती है। और जो कर्क रेखा है उसके 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित है और जो मकर रेखा है वो 23.5 डिग्री दक्षिण में स्थित है। ठीक है, कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच के स्थान को हम लोग क्या कहते हैं, तो उष्ण कटिबंध कहा जाता है। ठीक है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो स्थान है वो उष्ण कटिबंध कहलाता है। सूर्य की स्थिति मकर रेखा से कर्क रेखा की ओर बढ़ने को उत्तरायण और कर्क रेखा से मकर रेखा को वापसी को दक्षिणायन कहते हैं। मतलब जब सूर्य होता है, सूर्य जब मकर रेखा से कर्क रेखा की तरफ बढ़ता है धीरे धीरे करके, तो उसे हम लोग उत्तरायण कहते हैं क्योंकि उत्तर दिशा की ओर बढ़ रहा है। लेकिन जब कर्क रेखा से दक्षिण की तरफ बढ़ता है, मकर रेखा की तरफ बढ़ता है, तो उसे दक्षिणायन कहते हैं। ठीक है, तो सर्दी के टाइम पे क्या होता है कि जो कर्क रेखा की तरफ होता है सूर्य, अब वो दक्षिण की तरफ बढ़ता है, इसलिए धीमे धीमे जो सूर्य की किरणें हैं वो तिरछी होती जाती हैं और धीमे धीमे कम हो जाती हैं, तो सर्दी पड़ती है। ठीक है, तो जितनी गर्मी नहीं पड़ती। लेकिन गर्मियों के टाइम पे उल्टा होता है, वो दक्षिण में होता है और धीरे धीरे करके कर्क रेखा की तरफ बढ़ रहा होता है, इसलिए उस टाइम गर्मी ज़्यादा पड़ती है और सूर्य हमारी ठीक ठीक ऊपर लंबवत चमकता है। तो आप समझ गए होंगे कि कर्क रेखा और मकर रेखा किसे कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम मकर रेखा कहते हैं। ठीक है, तो आज का ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। अच्छे से जो जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं उन्हें अच्छे से सॉल्व कर लेना, 2 नंबर वाले 1 नंबर वाले जितने भी उससे संबंधित क्वेश्चन हैं उन सबको अच्छे से देख लेना। ठीक है, पेपर में बहुत से क्वेश्चन इससे फंस जाते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो अच्छा ये होगा कि आप प्रीवियस पेपर पर अच्छे से ज़्यादा फोकस करें और जितनी चीज़ें पढ़ चुके हैं उन्हें अच्छे से रिवीजन कर लें। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।